हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम फर्स्ट, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। हम डिस्कस करते हैं पब्लिकेशन बुक EMMESS। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2। यूनिट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा यूनिट 1 को, आप जाके देख लीजिए। यूनिट 2 आपका है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। इसमें आप डिस्कस करेंगे आईसीयू के बारे में, ओटी के सेटअप के बारे में, और कौन कौन स्टाफ रहता है ओटी में, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं सर्कुलेटरी नर्स की, स्क्रब नर्स की ओटी में, ड्रेप क्या होता है, ड्रेपिंग सिस्टम क्या होता है, आप सूचर्स मटेरियल के बारे में जानेंगे, डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन के बारे में जानेंगे, स्क्रबिंग प्रोसीजर्स के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ आप ओटी के इंस्ट्रूमेंट्स, ओटी के हजार्ड्स और ओटी में इन्वायरमेंट क्या होता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट में से एनेस्थीसिया। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मैं इम्पॉर्टेंट एनेस्थीसिया कह रही तो सिर्फ आप एनेस्थीसिया पढ़ें। आपको हर एक चीज़ पढ़ी है, हर एक टॉपिक से, ऑल्दो हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। और आप ये भी नहीं कह सकते यूनिवर्सिटी किस क्वेश्चन को आपका 10 मार्क्स 15 मार्क्स में कन्वर्ट कर दे। सो आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ ओटी। तो ओटी के अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो ओटी के 6 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस पे। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिलिटी, आप स्टेराइल पे ओटी आपके 3 टाइप्स पे होती है। सबसे पहले अल्ट्रा स्टेराइल, स्टेराइल, सेप्सिस। फिर एक्सटेंट के बेसिस पे मेजर और माइनर होती है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपकी 2 होती है, मॉडलर, नॉन मॉडलर। फिर आपके शेयरिंग के बेसिस पे 2 होती है, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड। फिर सर्विसेज के बेसिस पे होती है इनपेशेंट, आउटपेशेंट। फिर टाइमिंग के बेसिस पे होती है इमरजेंसी एंड इलेक्टिव। ओटी के क्लासिफिकेशन मेनली आपके 2 आते हैं, मेजर, माइनर। एक्सटेंट के बेसिस पे, टाइमिंग के बेसिस पे, इमरजेंसी, इलेक्टिव। बट ये ओटी के टाइप्स बुक में मेंशन नहीं है, मैंने अलग से आपको बता दे। कभी कभी 2 मार्क्स में ओटी के क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, तो आप इस तरीके से ऑन द बेसिस तरीके से अलग अलग बताएंगे कि ऑन द बेसिस 6 टाइप्स के होता है, और हर एक टाइप्स में सब टाइप्स क्या आता है आप उनको भी डिफाइन करेंगे। ऑल्दो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से मैनेज करते हैं, तभी आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओटी में कौन कौन मतलब मेंबर्स रहते हैं, कौन कौन टीम रहता है, जैसे अब ऑर्गेनाइज रहता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओटी टीम में। तो ओटी की टीम में अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपके 5 लोग रहते हैं। मतलब कि सबसे पहले आपके रहते हैं ओटी टेक्नीशियंस, फिर आपके रहते हैं सर्जन, फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, फिर सर्कुलेटरी नर्स, फिर स्क्रब नर्स। मैंने कोई आपको सीरीज नहीं बताई है कि सबसे पहले ये रहेंगे वो रहेंगे, नहीं। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है कि टोटल आपके में ओटी में आपके 5 पीपल्स या फिर 5 पोस्ट पे रहते हैं, जैसे कि स्क्रब नर्स, सर्कुलेटरी नर्स, ओटी टेक्नीशियंस, सर्जन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि स्क्रब नर्स का रोल क्या होता है, और स्क्रब नर्स का रोल क्या होता है, सर्कुलेटरी नर्स का रोल क्या होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है पर्सन को, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर रहना है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं, जो स्क्रब नर्स है वो आपकी स्टाइल एक्टिविटीज करती है, और जो सर्कुलेटरी नर्स है वो अनस्टाइल एक्टिविटीज करती है। आपकी आधी प्रॉब्लम यहीं पे एकदम क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप स्क्रब नर्स की बात आए तो आप ये क्लियर हो जाए कि वो सर्कुलेटरी नर्स के जस्ट अपोजिट है, और जो आपकी स्क्रब नर्स है वो असिस्ट करती है प्रोसीजर को, पास करती है इंस्ट्रूमेंट को, और जैसे कि आपका स्पंज है, होल्डिंग मशीन में जितने भी आपके आते हैं, और मेंटेन करती है स्टेराइल फील्ड को, रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आफ्टर द प्रोसीजर और बिफोर द प्रोसीजर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनकी काउंटिंग कौन करती है, स्क्रब नर्स करती है। जो स्टेराइल फील्ड मेंटेन करने का काम कौन होता है, वो कौन करती है, स्क्रब नर्स करती है। सर्कुलेटरी नर्स आपकी क्या करती है, सर्कुलेटरी नर्स आपकी पेशेंट के असेसमेंट और इंटरवेंशन पे ध्यान रखती हैं। साथ ही साथ वो मूवमेंट करते हैं अनस्टेराइल आइटम्स के, और लेबल करती है स्पेसिमेन कलेक्शन का, ट्रांसपोर्ट करती है स्पेसिमेन का, डील करते हैं और मैनेज करते हैं अनस्टेराइल एक्टिविटीज का। तो सर्कुलेटरी नर्स, स्क्रब नर्स में मैंने आपको बता तो दिए रोल्स क्या होते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई 1 लाइन में पूछे कि मेन क्या होता है सर्कुलेटरी नर्स और स्क्रब नर्स में डिफरेंस, तो जो स्क्रब नर्स होती है वो जितनी भी स्टेराइल एक्टिविटीज होती है वो सारी स्क्रब नर्स करती है, और जो अनस्टेराइल एक्टिविटीज होती है वो आपकी सर्कुलेटरी नर्स करती हैं।
अब बुक में सिंपली बस स्टाइल फील्ड मेंशन है बस, और बाकी स्टाइल फील्ड्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो सब मैंने आपको बता दिया, और मेंशन भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत एक नोट्स में मेंशन कर दीजिएगा। ये आपके रोल है सर्कुलेटरी नर्स के। स्क्रब नर्स की भी मैं आपको बता दे रही हूँ, आप स्क्रब नर्स के भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट करके एक स्टिकी नोट्स या फिर अपनी बुक में तुरंत मेंशन कर लीजिए। ऐसी चीज़ें आप मेंशन करते रहेंगे तो आपका बहुत 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 हेल्प होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाफिंग इन ओटी। तो सबसे पहले ओटी में आपके सर्जन आते हैं, फिर असिस्टेंट सर्जन आते हैं, फिर हाउस सर्जन आते हैं, फिर थिएटर नर्स आती है, फिर ओटी के टेक्नीशियंस एंड स्टूडेंट्स। तो ये आपकी स्टाफिंग है ओटी में। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि स्टाफिंग इन ओटी जनरल में क्या आता है, तो आप इस तरीके से जैसे आपके बुक में बताया आप सेम इस तरीके से बता दीजिएगा। नेक्स्ट अगर नर्सिंग स्टाफ में पूछा जाए तो सबसे पहले ओटी के इंचार्ज आएंगी, फिर सीनियर नर्स आएंगी, फिर जूनियर नर्स, फिर नर्सिंग के स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके एनेस्थीसिया सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके सबसे पहले चीफ, फिर असिस्टेंट, फिर एनेस्थीसिया के स्टूडेंट आएंगे, फिर नर्सेज आएंगी। तो ये स्टाफिंग थे ओटीज के अलग अलग आता है, एनेस्थीसिया का अलग आता है, नर्सिंग स्टाफ का अलग आता है, और आपके ओटी जनरल के अलग आते हैं। तो मैंने आपको बता दी जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रेप एंड ड्रेपिंग की। तो ड्रेप एंड ड्रेपिंग आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओटी में आपने जब आप ओटी में ड्यूटी करोगे तो आप ड्रेपिंग को पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। तो आपके बुक में भी मेंशन है। तो ड्रेप होता क्या है तो मैं आपको सिंपली पहले बता देती हूँ, फिर मैं बुक का रीड कर दूंगी जिससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। तो एक स्ट्राइल क्लॉथ होता है जिसको हम लोग ड्रेप में यूज करते हैं। ये स्ट्राइल क्लॉथ आप ओटी में यूज करते हो, ये एक बैरियर की तरह काम करता है। ये जम्स और प्यूपल के बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रेप। अब हम ड्रेप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बुक में मेंशन है, ड्रेप आर पीस ऑफ क्लॉथ यूज टू कवर एरिया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टाइल फील्ड प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट कंटामिनेशन एंड मॉइस्चर। तो ड्रेप क्या है, एक पीस होता है क्लॉथ का, एक कपड़े का टुकड़ा ही होता है जिससे हम लोग कवर करते हैं। इससे हम लोग स्टाइल फील्ड को मेंटेन कर पाते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं बैरियर की तरह। साथ ही साथ हम लोग किससे प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, कंटामिनेशन और मॉइस्चर से। तो ये है आपका ड्रेप का डेफिनेशन। नेक्स्ट ड्रेपिंग क्या होता है। ड्रेपिंग का मतलब होता है जो भी आपका ड्रेप है, स्टाइल क्लॉथ है, उसको आप पर्सन मतलब पेशेंट पे कवर अप कर रहे हो, और कवर अप करने के बाद में स्टाइल फील्ड को मेंटेन करो, उसको हम लोग कहते हैं ड्रेपिंग। इसमें साफ साफ मेंशन भी है कि ड्रेपिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कवर करते हैं पेशेंट को, उसके सराउंडिंग एरियाज को, वो भी किससे, स्टेराइल लिनन से। अब आप सोचोगे कि आप ड्रेपिंग मटेरियल में क्या क्या यूज कर सकते हो। तो ड्रेपिंग मटेरियल में आप 3 चीज यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप टॉवल यूज करोगे। नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर में आता है प्लेन शीट, फिर आपका थर्ड नंबर पे आता है प्लास्टिक ड्रेप। तो आपके ये 3 ऐसे ड्रेपिंग मटेरियल हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब इनका एप्लीकेशन क्या, आपको पहले इनको पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टॉवल की, तो जो आपका टॉवल होता है वो बेसिक आइटम में आता है ड्रेपिंग रूटीन में। साथ ही साथ आप इसको इजीली यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें 4 टॉवल क्लिप भी मिलती है सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन शीट की। तो प्लेन शीट में क्या है, ये एक माइनर शीट होती है बेसिकली, जैसे कि आप टॉप शीट तो बॉटम शीट यूज करते हो वैसी, बट ये लार्ज और रेक्टेंगुलर शीट होती है। नेक्स्ट प्लास्टिक ड्रेप या प्लास्टिक शीट। तो प्लास्टिक ड्रेप की अगर मैं बात करूँ तो ये कमर्शियली प्रिपेयर करी जाती है। ये भी एक स्टाइल बैरियर की तरह काम करती है। इसमें 2 से 3 पीपल यूज होते हैं ड्रेप करने के लिए क्योंकि ये एज अ बड़ी होती है और ये अनस्टाइल होने के, कंटेमिनेट होने के चांसेस इसके ज्यादा हो जाते हैं। फिर पर्पस क्या है ड्रेपिंग, अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पर्पस की अगर मैं बात करूँ, जो ड्रेपिंग है वो आपके स्टाइल फील्ड को प्रोवाइड कर रही है, इसलिए आपको उसको करना है, और साथ ही साथ वो हेल्थ को प्रमोट कर रही है और इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जब तक कि सर्जन स्क्रबिंग करके गाउन को वियर कर रहे हैं तब तक हम लोग पेशेंट को भी स्क्रबिंग करवाएंगे। उसके बाद में हम लोग पेशेंट पे ड्रेपिंग करेंगे। ड्रेपिंग करने का जो भी मटेरियल यूज करेंगे, जैसे कि टॉवल है, प्लेन शीट है, प्लास्टिक ड्रेप है, जो भी यूज करेंगे, और जहां पे भी उसका इंसिजन साइट है वहां पे ओपन कर देंगे। फॉर एग्जांपल अब हेड टू टो में कहीं तो उसका ऑपरेशन होना है, वहां के साइड को ओपन कर देंगे, टॉवल क्लिप से सिक्योर कर देंगे और बाकी से कवर अप कर देंगे। आपने बहुत बार देखा भी होगा, ऐसे ही मैं बता रही हूँ, टीवी में ये देखा होगा कि आप बॉडी होती है वो कवर अप होती है, फिर इन सीजन चलता रहता है। तो यस, बॉडी आपकी कवर रहती है, आप बॉडी पे नहीं कर देखते हो। और आप जब ओटी में जाओगे, जब आपकी ड्यूटी लगेगी, तब आप ये सारी चीजें एकदम डिटेल में देखोगे।
नेक्स्ट आपके बात कर लीजिए बेसिक प्रिंसिपल्स की या फिर ड्रेपिंग रूल्स क्या होते हैं। तो ड्रेपिंग रूल्स की अगर मैं बात करूँ तो इस बुक में बहुत सारे मेंशन है। बेसिकली आपको मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, तो आपको एक पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टाइल कबर्ड है जिसमें आपका ड्रेप रखा है, तो सबसे पहले आप अपने स्टाइल हैंड से ही उनको टच करोगे। ऐसा नहीं आपके हाथ अनस्टाइल थे और आपने जाके उसको टच कर दिया, तो फिर क्या वो स्टाइल रहेगी? जी नहीं, आपकी वो भी अनस्टाइल हो जाएगी ड्रेप। तो सबसे पहले पहला पॉइंट आपको क्या है, आपको जो भी ड्रेपिंग सेट है उसको स्टाइल हैंड से छूना है। सेकेंड, आप जब उसको अनफोल्ड करो तो उसको कंटामिनेट नहीं करना, किसी ऑब्जेक्ट से टच नहीं करना, फ्लोर से टच नहीं करना है। पेशेंट पे जब भी आप डालें तो ऐसा नहीं डालना कि आप डाल के उसको मूव दो करा रहे हो, मूव नहीं कराना है। आपको एक बार सेट करने का आपको होल्ड करना है। साथ ही साथ इंसिजन साइड को आप ओपन करोगे टॉवल केप से। साथ में आप उसको जब पेशेंट पे प्लेस करोगे तो 2 से 3% के साथ में करोगे और मैनेज करके पुटअप करोगे, कंटामिनेट नहीं करोगे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि आप अपने से दूर रखिएगा उसको। तो ये आपके आते हैं, उसको दूर रखने के लिए प्रोवाइड अ वाइड कफ ऑफ द हैंड, ये सब करिएगा। तो ये सारे आपके बेसिक रूल्स आते हैं जो आप जब आप ड्रिपिंग करेंगे तो आपको ये सब मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स इन ओटी। तो सबसे पहले मैं बता दूं ओटी के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टरी फॉर्सेप, टूटेड फॉर्सेप, नॉन टूटेड फॉर्सेप, टॉवल क्लिप, डायसेक्टिंग फॉर्सेप, स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप, लॉरेंजोस्कोप, फीटोस्कोप, बहुत सारे होते हैं। तो ओटी के इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट आप अपने तरफ से खुद से प्रिपेयर कर लेंगे 20, और आप अपनी तरफ से करेंगे तो इसका मतलब जो आपको ईजी लगता है, जो आप उनको जानते हैं या फिर जो आप लर्न कर सकते हैं, उन 20 की एक लिस्ट प्रिपेयर करके आप अपने बुक में मेंशन कर लीजिएगा। 20 इंस्ट्रूमेंट्स एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं सूचर मटेरियल्स। तो ये सूचर मटेरियल्स क्या होते हैं? जब भी कोई ओटी हो जाती है, ओटी के बाद में जब स्किन ओपन होती है तब हम लोग सूचर करते हैं। सूचर का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो सिलाई करना, सूचरिंग करते हैं हम लोग। अब उस सूचर में क्या होता है, हमारे पास निडल होता है, धागा होता है और 2 स्किन को हम लोग जोड़ते हैं। तो सूचर मटेरियल आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्बेबल, एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। मतलब कि आपने जब टाका लगाया तो आपका वो टाका शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको उसको हटाने की जरूरत नहीं है। एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल, शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, नहीं घुल जाएगा, आपको उसको धागे को हटाना पड़ेगा, बाद में फिर से हटाओगे, उसको हम लोग कहते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। तो सूचर मटेरियल्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फिर आपको ये चार्ट एज इट इज अपने तरफ से कंप्लीट करना है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। और इसमें जितना ये चीज मेंशन है उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है सूचर मटेरियल में। तो आपके जो सूचर मटेरियल होता है एब्जॉर्बेबल होते हैं और नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। तो जो आप अपर साइड देख रहे हो ये डिवीजन आपका एब्जॉर्बेबल के लिए और ये आपका नॉन एब्जॉर्बेबल के लिए। तो आप जान रहे होंगे कि दोनों में सेम तरीके का ही डिफरेंस है क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले है सिंथेटिक नेचुरल, मतलब कि कोई भी मटेरियल या तो आप खुद बनाते हो, दैट इज सिंथेटिक। अब या तो उसको इन्वायरमेंट से मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल। तो सेम एज चाहे वो एब्जॉर्बेबल हो चाहे वो नॉन एब्जॉर्बेबल हो, आपका सिंथेटिक और नेचुरल रहेगा। फिर आपको लर्न करना है मल्टीफिलामेंट, मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट, मोनोफिलामेंट। या तो वो सिंगल फिलामेंट का होगा या तो वो बहुत सारे फिलामेंट्स का होगा। फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो मल्टीफिलामेंट होगा और मोनोफिलामेंट होगा। मल्टीफिलामेंट में आप एग्जांपल लर्न करिएगा पॉलीग्लाइसिटिन, मोनोफिलामेंट में पीडीएस, मल्टीफिलामेंट में कैटकिट कोलाजन। ये नाम मतलब मटेरियल्स के नेम है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, आप एज इट इज इनको लर्न करिएगा। मल्टीफिलामेंट में नायलॉन पॉलीईस्टर, मोनोफिलामेंट में नायलॉन पॉलीइथाइलिन, फिर मल्टी में आपका आएगा सिल्क लिनन या फिर कॉटन, मेटल वायर, मेटल क्लिप्स। तो सूचर मटेरियल्स में आपको एज इट इज इसको लर्न करना है। यूनिट 2 आपकी थोड़ी सी बड़ी है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग की, हम इसको कवर करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, पार्ट 2 वीडियो जल्दी हम शेयर करेंगे आपके साथ। आपको कोई भी डाउट हो AHS सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।